एक फौजी देश की रक्षा के लिए दिन रात विपरीत परिस्थिति में अपनी जान की बाजी लगाकर ड्यूटी करता है, जिसके कारण हमारे देश के लोग चैन से सो पाते हैं। फौजी तो देश की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन कभी-कभी अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है। खास करके परिवार में रिश्तों को बचाते-बचाते आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चला जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद और इसी फर्रुखाबाद का एक थाना पड़ता है पंचायत घाट। पंचायत घाट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है झुआ नगला, और इसी झुआ नगला गांव का रहने वाला दिनेश कुमार, दिनेश जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती कश्मीर में है। दिनेश की पत्नी का नाम है रमा, जिसकी उम्र है लगभग 30 वर्ष। रमा जो अपने ही इलाके की एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। दिनेश के कुल 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी। चूंकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसलिए दिनेश के परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दिनेश का पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 6 जून की शाम के वक्त। दरअसल दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है। शाम के वक्त दिनेश अपने बड़े भाई रमेश चंद्र के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए आ रहा हूं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। दिनेश जो मूल रूप से एटा जिला के अलीनगर का रहने वाला है। रमेश चंद्र अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि सही सलामत घर पर पहुंच जाना, एक बार मुझे बता जरूर देना। पर देर रात तक दिनेश जब अपने भाई के नंबर पर फोन नहीं करता है, अब रमेश चंद्र दिनेश के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब दिनेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब दिनेश के नंबर पर फोन नहीं लगता है, आखिरकार रमेश चंद्र दिनेश की पत्नी रमा के नंबर पर फोन करता है। इधर रमा को जब मालूम चलता है कि उसका पति 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला है, यह जानकर रमा भी एकदम से चौंक जाती है। रमेश चंद्र से कहती है कि उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ना ही अभी तक घर पहुंचे हैं। इधर रमा को जैसे ही मालूम चलता है, रमा अब अपने पति के बारे में पता लगाने के लिए श्रीनगर के कंट्रोल रूम में फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछती है। तो रमा को मालूम चलता है कि वाकई में दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकल चुका है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह न तो दिनेश घर पहुंचता है और न ही उसका नंबर ऑन हो पाता है। इसलिए रमा के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पर फोन करती है और दिनेश के बारे में पूछताछ करती है, पर दिनेश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। और आखिरकार एक दिन और समय गुजर जाता है। तभी अगले दिन 8 जून को इसी छगनगला गांव के बाहर खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जो पुलिस बरामद करती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रमा को मालूम चलता है, तो रमा घटना स्थल पर नहीं जाती है, क्योंकि रमा को पूरा यकीन होता है कि शायद उसका पति अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा। आज नहीं तो कल जरूर वापस आएगा। लेकिन रमा को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, रमा को भी अपने पति को लेकर चिंता सताने लगता है। इसलिए रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर अलीनगर अपने ससुराल पहुंच जाती है और जब अपने जेठ रमेश चंद्र से गांव में मिले शव के बारे में बताती है, तो यह जानकर रमेश चंद्र भी परेशान हो जाता है। रमेश चंद्र शव के बारे में पता लगाने के लिए 10 जून को फर्रुखाबाद के पंचायत घाट थाने पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोगों को 8 जून को जो शव मिला है, दरअसल मैं उसे देखना चाहता हूँ। पुलिस जब इस शव का फोटो रमेश चंद्र को दिखाती है, तो रमेश चंद्र देखकर ही शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, यह कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई दिनेश है। रमेश चंद्र जब इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को देता है, तो पूरे घर में मातमी सन्नाटा छा जाता है। रमेश चंद्र का शव की शिनाख्त कर लेता है, तो पुलिस रमेश चंद्र से ही पूछताछ शुरू करती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारे भाई को कौन मार सकता है? इस पर रमेश थोड़ी देर सोचने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर मुझे दिनेश की पत्नी रमा पे ही शक है, क्योंकि रमा जब इस शव के बारे में मालूम चला था, तो रमा शव को देखने के लिए घटना स्थल पर भी नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई महीनों से रमा
और दिनेश के बीच कुछ रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। रमेश चंद्र जैसे ही इस तरह की बात कहता है, पुलिस पूछताछ के लिए रमा को बुलाती है। पुलिस रमा से उसके पति के बारे में जब पूछती है, तब रमा जवाब देती है कि साहब, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा पति 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से घर के लिए निकले हैं। भला मैं अपने पति को कैसे कुछ कर सकती हूँ। हालांकि इससे कई तरह का सवाल करती है। पुलिस जब तरह तरह का सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार रमा मजबूर होकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है और जो सच्चाई बताने लगती है, जिससे सुनने के बाद रमा के ससुराल वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। देवकरण, जो फर्रुखाबाद के एक गांव के रहने वाला है, परिवार में उसकी पत्नी मालती के अलावा 2 बेटियां हैं, जिससे बड़ी बेटी रमा है, दूसरी बेटी सुरेखा। रमा जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में उतनी ही तेज। रमा अपने ही इलाके से बीएड तक की पढ़ाई करती है। रमा जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहाली निकली होती है। रमा भी अप्लाई करती है, लेकिन कारणवश एग्जाम रद्द हो जाता है, जिसकी वजह से रमा का सपना अधूरा रह जाता है। रमा जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद देवकरण अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दरअसल देवकरण अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक लड़के की तलाश करते हैं, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद शिक्षक लड़के की तलाश पूरी नहीं हो पाती है। इस प्रकार कोई लड़का नहीं मिलता है। तभी देवकरण को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से दिनेश कुमार के बारे में मालूम चलती है, जो कि सीआरपीएफ में नौकरी करता है। दिनेश को जाकर के जब वो देखते हैं, तो अपनी बेटी के लिए पहली ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से शादी की तारीख रखी जाती है और बड़ी धूमधाम से दिनेश और रमा की शादी हो जाती है। रमा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, तो उसके ससुराल वाले भी रमा को काफी प्यार दुलार करते हैं। जब धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार रमा 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। पर तभी कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर से शिक्षक बहाली निकलती है। रमा अपने दिल की बात दिनेश से कहती है। रमा कहती है, दरअसल मैं शिक्षक बनना चाहती थी, पर अपनी दिल की बात कहती है दिनेश से, तो दिनेश भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। रमा जब एग्जाम देती है, आखिरकार फर्रुखाबाद उसके मायके के आसपास ही एक सरकारी स्कूल में वह शिक्षक नियुक्त हो जाती है परीक्षा पास करने के बाद। जब रमा को नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद से रमा अपने मायके में चली जाती है और मायके में ही रहकर वहीं से नौकरी करने लगती है। रमा को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन रमा जब अपने मायके में रहने लगती है, यह बातें दिनेश के परिवार वालों के साथ साथ दिनेश को भी अच्छा नहीं लगता है। दिनेश को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपने पत्नी को ससुराल में लाए तो कैसे लाए। इसलिए दिनेश ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रमा का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसी बात को लेकर दिनेश और पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होते हैं, तो एक दिन रमा अपने पति दिनेश को समझाते हुए कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें बुरा लगता है, तो बगल के ही छगला नगला गांव में ही एक घर बनवा दो। घर बनाने की जब बात कहती है दिनेश को, तो दिनेश को भी पत्नी का सुझाव पसंद आ जाता है और इसी छगला नगला गांव में एक जमीन खरीद करके घर बनवा देता है, जिसमें रमा अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और वहीं से ड्यूटी करने लगती है। रमा को अपनी ड्यूटी में परेशानी न हो, इसके लिए दिनेश अपनी पत्नी को एक स्कूटी भी खरीद के दे देता है। दिनेश जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, हर 4 महीने में 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है। अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करने के बाद वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन जब दिनेश अपनी वापस ड्यूटी पर जाता है, तो रमा जो अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दरअसल रमा को अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। अब रमा इधर उधर ताक झांक करने लगती है। तभी रमा की नज़र अनमोल के ऊपर जाती है। अनमोल जो बगल के ही गूंठ गांव का रहने वाला था और उसी विद्यालय में शिक्षक भी था। अनमोल कोई और नहीं बल्कि रमा के ही रिश्ते का बुआ का बेटा लगता था, जो अक्सर कभी कभी रमा के घर पर आता जाता रहता था। अनमोल, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो कि कुंवारा है। चूंकि रमा और अनमोल के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है, इसलिए अब अनमोल जब भी रमा के घर पर जाता है, इसी रिश्ते की वजह से रमा अनमोल से हंसी मजाक करने लगती है। हंसी मजाक में ही अनमोल से कुछ ऐसे बातें कह देती है, जिससे सुनने के बाद अनमोल को भी समझने में देर नहीं लगती है। रमा उसे चाहती है। दरअसल
अनमोल भी जो कि कुंवारा है इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार एक दिन रमा के घर के ही अंदर अनमोल और रमा के बीच में संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी दिनेश को कभी मालूम नहीं चलता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, रमा अनमोल की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब अनमोल को रात्रि के समय अपने घर पर ही रुकने के लिए कहती है। अनमोल जब भी रमा के घर पर रात्रि के वक्त ठहरता है, रमा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद बगल के कमरे में ले जाकर सुला देती है और अनमोल को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं न कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है और आखिरकार एक दिन यह बात दिनेश तक पहुंच जाती है। दिनेश जब घर पर पहुंचता है तो इस बारे में अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करता है। दिनेश के दोनों बच्चे अपने पापा को जवाब देते हैं और कहते हैं कि अनमोल अंकल जब भी रात्रि के वक्त घर पर ठहरते हैं, माँ हम दोनों को बगल के कमरे में सुला देती है और अनमोल अंकल के साथ कमरे में सोने चले जाती है। बच्चे के से इस प्रकार का जवाब सुनने के बाद दिनेश को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का वाकई में अनमोल के साथ चक्कर चल रहा है। दिनेश इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रमा भी बेधड़क से अपने पति को जवाब देती है कि जिसका पति बाहर में रहता है उनकी पत्नियों को लोग इसी तरीके से लांछन लगाते हैं। तुम्हें पड़ोसियों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, यकीन नहीं करनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों दिनेश अपनी पत्नी की बातों पर पूरा यकीन नहीं करता है। अनमोल के घर पे जाता है और उसके परिवार वालों से अनमोल की शिकायत करता है और साथ ही अनमोल को हिदायत देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश जैसे जैसे 20 दिन का समय गुजारता है वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन दिनेश वापस जैसे ही अपनी ड्यूटी पर चला जाता है उसके बाद से रमा और अनमोल फिर से पहले जैसे मुलाकात का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार रमा अब काफी हद तक एहतियात बरतती है। दरअसल रमा को बच्चों से भी डर सताने लगता है, इसलिए रमा जब अपने बच्चों को रात्रि के वक्त खाना वाना खिलाकर सुला देती है उसके बाद से अनमोल को अपने घर पर बुलाती है, वो भी पीछे के रास्ते से। अनमोल जो शराब पीने का आदी भी होता है इसलिए रमा को भी शराब की लत लग जाती है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, इधर दिनेश फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुंचता है। दिनेश को अपने पत्नी के मुंह से शराब की बू आती है। इस बारे में जब पत्नी से पूछताछ करता है तो रमा अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है, मैं शराब नहीं पीती हूँ। लेकिन दिनेश जब पड़ोस में पूछताछ करता है तो मालूम चलता है कि अनमोल अभी भी इसके घर पर आता जाता है। इस बारे में जाकर जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रमा फिर से अपने पति से झूठ बोलती है। इस पर दिनेश अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि जिस दिन मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया उस दिन तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। जैसे जैसे समय व्यतीत करने के बाद दिनेश जब वापस अपने ड्यूटी पर जाता है, अब दिनेश को अपने काम पर मन नहीं लगता है। दरअसल दिनेश अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल ही नहीं पाता है। दिनेश सोच लेता है कि आज नहीं तो कल दोनों को रंगे हाथ जरूर पकड़ूंगा। इसलिए रमा और अनमोल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए 10 ही दिन के बाद फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दिनेश जब 6 जून को अपने घर के लिए रवाना होता है, इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। दरअसल दिनेश ने पहले ही सोच लिया था कि मैं रात्रि के वक्त घर पर पहुंचूंगा और दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। अगर दोनों रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों का काम आज तमाम ही कर दूंगा। लेकिन शाम के वक्त जैसे ही अपने इलाके में पहुंचता है, अपने बड़े भाई रमेश चंद्र के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि भैया मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए आ गया हूँ। रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास दिनेश अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा जब खटखटाता है, अंदर रमा अनमोल को लेकर अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज रमा के कानों में जैसे ही पहुंचती है, रमा भी एकदम सी डर जाती है। रमा सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को आखिरकार कौन आया होगा। दरवाजा खोले सबसे पहले अनमोल को बगल के कमरे में छुपा देती है। जाकर के जब दरवाजा खोलती है और अपने सामने दिनेश को देखती है तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती है। दिनेश सबसे पहले रमा से सवाल करता है
कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों किया। इस पर रमा अपने पति को लड़खड़ाते हुए आवाज में जवाब देती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन दिनेश रमा की बातों पर यकीन नहीं करता है, बल्कि दिनेश रमा से कहता है अनमोल घर के ही अंदर है। ऐसे ही अनमोल का नाम लेता है। यह सुन करके रमा एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि दिनेश के घर के अंदर जाकर अनमोल को ढूंढता, रमा त्रिया चरित्र का खेल खेलना शुरू कर देती है। दरअसल रमा अपने पति का हाथ पकड़ के कमरे में ले जाती है और फिर दिनेश से मीठी मीठी बातें करने लगती है। बातों में इस कदर उलझा लेती है कि आखिरकार दिनेश भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध बन जाते हैं। जैसे ही दोनों संबंध बनाने के बाद से अलग होते हैं तो दिनेश गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में दिनेश सो जाता है, रमा कमरे से बाहर निकलती है और जाकर के अनमोल को बाहर निकाल कर लेकर लाती है और साथ ही अनमोल से कहती है कि अगर दिनेश ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो आज का दिन हम लोगों के लिए आखिरी दिन होता है। रही बात आज नहीं तो कल हम दोनों पकड़े जरूर जाएंगे। दिनेश हम दोनों को इस दुनिया से हटा देगा जिस दिन पकड़े गए। इससे पहले कि दिनेश हम इस दुनिया से हटाए, ना दिनेश को हम इस दुनिया से हटा देते हैं। रमा जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, अनमोल भी रमा की बात मान लेता है। उसके बाद से अनमोल दिनेश का ही सर्विस रिवॉल्वर उठाकर दिनेश के ऊपर एक एक करके 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से दिनेश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से दिनेश की शव को लेकर बगल के कमरे में छुपा देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। अनमोल 7 जून को रात्रि फिर से रमा के घर पे पहुंचता है और रात्रि के वक्त ही दिनेश के शव को एक बोरी में पैक करके रमा के ही स्कूटी पर लोड करके गांव के बाहर खेतों में ले जाता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर देता है और उसके बाद से वापस अपने घर पे चलाता है। वाकई में रमा जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस भी रमा के तहरीर पर उसके प्रेमी अनमोल को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।